and welcome to the first lecture of our friction discussion. आज हम लोग फ्रिक्शन शुरू कर रहे हैं। हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं और लॉज ऑफ मोशन में हम लोग चार इंपॉर्टेंट फोर्स के बारे में पढ़े थे, एमजी, नॉर्मल, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स। आज हम लोग फिफ्थ फोर्स जिसका नाम है फ्रिक्शन, उसको पढ़ने जा रहे हैं। स्यूडो फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, वो एक टेक्निक होता है। सबसे पहले फ्रिक्शन का डेफिनेशन समझिए और ये डेफिनेशन को याद रखना है क्योंकि इस डेफिनेशन में सब लोगों को कंफ्यूज होता है और आप लोग इन जनरल अपना डेफिनेशन बना लेते हैं। फिजिक्स में एक ये भी गड़बड़ी होता है कि बच्चे अपना डेफिनेशन खुद जनरेट कर लेते हैं, ये नहीं याद करना है, आपको ये डेफिनेशन याद रखना है। फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस। फ्रिक्शन जो है वो अपोज करता है स्लिपिंग को। स्लिपिंग का मतलब जहां पे कांटेक्ट हो रहा है, आप उस कांटेक्ट पॉइंट पर देखिए कि कौन बॉडी किधर जा रहा है और उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब कोई मैन वॉक करता है तो वो अपने पैर से जमीन को पीछे की तरफ धक्का देता है। सो मैन अप्लाइज फोर्स ऑन द फ्लोर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, फ्लोर अप्लाइज फोर्स ऑन द मैन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द फ्रिक्शन। और मैन आगे ही चल रहा है तो मोशन भी आगे है, फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है। So friction does not opposes motion. Friction opposes what? Slipping. अब अगर टेबल और ब्लॉक हो तो उस केस में मोशन और स्लिपिंग से भी होता है। अगर ये एक टेबल है और उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, तो इस ब्लॉक का स्लिपिंग का क्या मतलब? आगे जाना। तो अगर ये ब्लॉक आगे जाएगा v वेलोसिटी से, तो अगर इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी होगा आगे की तरफ तो फ्रिक्शन लगेगा। एक बात और, ब्लॉक आगे जा रहा हो तभी फ्रिक्शन लगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। हो सकता है ये ब्लॉक आगे ना जा रहा हो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन लग रहा हो, लेकिन ब्लॉक के पास स्लिपिंग टेंडेंसी होना चाहिए। अभी हम लोग सारा बात को एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। फ्रिक्शन जरूरी नहीं है कि ब्लॉक चल रहा हो तभी लगेगा। हो सकता है ब्लॉक रुका हुआ हो लेकिन फ्रिक्शन लग रहा हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, अभी देखेंगे हम लोग। उससे पहले एक बात लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन लगता क्यों है, क्या रीजन है फ्रिक्शन का। तो अगर आप ये जो कांटेक्ट सरफेस है, इस कांटेक्ट सरफेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो, माइक्रोस्कोप लगा करके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम लोग देखें तो अगर आप ये ब्लॉक का सरफेस देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। कितना भी ये स्मूथ क्यों ना हो, थोड़ा बहुत इररेगुलरिटीज होगा, ठीक है। दिस इज द लोएस्ट सरफेस ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक का सबसे लोएस्ट सरफेस ये ब्लॉक, और जो टेबल है उसका सबसे जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वो कुछ ऐसा, कितना भी स्मूथ क्यों ना हो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। सो दिस इज द टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ टेबल। ये जो दो सरफेस है ना, इनमें ये जो नुकीला चीज निकला हुआ होता है इनको हम लोग एस्पेरिटीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्पेरिटीज। कॉर्नर्स जो निकले होते हैं ऊपर खबर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पेरिटीज। और जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं ना, तो ये एस्पेरिटीज एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं। देखिए एक दूसरे में धंस गया है, फिक्स हो गया है, अंदर फंस गया है। तो जब आप इस ऊपर वाले सरफेस को खींचोगे, सो डोंट डू थिंक ये नीचे वाला सरफेस को नहीं जाने देगा आगे। बोलो ऐसा होगा थोड़ा सा, जब तक वो एस्पेरिटीज टूट ना जाए। ज्यादा जोर से खींच लेंगे तो वो एस्पेरिटीज टूट जाएगा, फिर वो आगे निकल जाएगा। बोलो, मतलब द इंटरलॉकिंग मतलब ये जो एस्पेरिटीज के बीच में लॉकिंग है, फंस जाना है, द इंटरलॉकिंग बिटवीन एस्पेरिटीज gives rise to friction। इसी की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात होगी और इस तरह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन स्लिपिंग को अपोज करता है, मोशन को अपोज करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ लॉज हैं। कुछ क्या है? लॉज है, उनके बारे में समझेंगे, जिनको हम लोग लॉज ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। लॉज ऑफ
फ्रिक्शन। हालांकि फ्रिक्शन दो तरह का होता है, एक को हम लोग ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं और एक को वेट फ्रिक्शन कहते हैं या लिक्विड फ्रिक्शन। जो दो ब्लॉक के बीच लगता है ना उसको हम लोग ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। ये यहाँ जो फ्रिक्शन हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रिक्शन। जब कोई ब्लॉक या कोई बॉडी किसी लिक्विड में मूव करता है या लिक्विड के सरफेस पे चलता है, तब वो लिक्विड भी उस बॉडी के मोशन को अपोज करता है। उस फ्रिक्शन को हम लोग वेट फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है, लिक्विड फ्रिक्शन कहते हैं या उसी को विस्कस फोर्स कहते हैं। थोड़ा बहुत मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में आपको पढ़ाया है, फ्लूइड में उसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन, वो किसके किसके बीच में है? बिटवीन द ब्लॉक्स, और इस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसके कुछ लॉ हैं। पहला लॉ है, इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं। देखिए, अगर ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास मान लीजिए 5 kg है, और इस ब्लॉक अगर अभी एफबीडी बनाए, सिर्फ अभी इस कंडीशन में सिर्फ टेबल पे रखा हुआ है, तो लगाइए फोर्स। इसका वेट 50 न्यूटन नीचे लगेगा, इस पर नॉर्मल ऊपर लगेगा, और कोई फोर्स लगेगा क्या? टेंशन नहीं लगेगा, धागे से कनेक्टेड नहीं है, स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा। पहला लॉ ये है कि अगर इस ब्लॉक को कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है जो कि इसको चलाना चाह रहा है, तब फ्रिक्शन नहीं लगेगा। If there is no force at all who is trying to move this block, then no friction will act. मतलब अभी इस सिचुएशन में इस ब्लॉक पर कोई भी फ्रिक्शन, इस सरफेस में फ्रिक्शन है, ये सरफेस रफ है, इसका मतलब ये नहीं कि सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन है लेकिन वो लग नहीं रहा है। फ्रिक्शन ना बिल्कुल आप लोग जैसा, आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं ना सब लोग? मैक्सिमम कितना घंटा पढ़ सकते हैं? अगर पूछे तो कोई 10 घंटा सर पढ़ सकते हैं, 12 घंटा कोई पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी टेंडेंसी, यही फ्रिक्शन है। लेकिन आप पढ़ेंगे, ये तो डिपेंड करता है होमवर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आज गाली दिए कि भाई पढ़ना है, होमवर्क करना है 4 घंटे का, तो 4 घंटे पढ़ लोगे। पढ़ सकते हो 10 घंटा, लेकिन पढ़ोगे कितना? 4 घंटा। अच्छा, होमवर्क नहीं दे तो, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच चल रहा हो तो फिर तो 0 घंटा पढ़ेंगे। कोई होमवर्क नहीं, कोई लोड नहीं है, कोई फोर्स नहीं जो आपको चलाना चाह रहा है, पढ़ाना चाह रहा है, तो आप पढ़ सकते हो लेकिन नहीं पढ़ रहे हो। सेम चीज, फ्रिक्शन है यहां, इस सरफेस के पास फ्रिक्शन है लेकिन लगेगा नहीं। तो पहला पॉइंट ये है, फ्रिक्शन एक्ट्स when the block has slipping tendency। जब ब्लॉक के पास स्लिपिंग टेंडेंसी हो तभी ये फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन है ये कितना लगेगा, ये डिपेंड करता है कि ये जो सरफेस है वो कितना रफ है। ये सरफेस कितना रफ है उसके हिसाब से फ्रिक्शन लगेगा। और ये जो रफनेस है, इसके लिए मुझे एक कोएफिशिएंट दिया रहता है, जिसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम लोग म्यू से लिखेंगे। जिसको हम लोग किससे लिखेंगे? म्यू से। ये दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं म्यू एस, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरे को बोलते हैं म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट मैंने छोड़ दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इन जनरल म्यू एस का वैल्यू म्यू के से ज्यादा या फिर बराबर होता है। म्यू एस का वैल्यू म्यू के से ज्यादा या फिर बराबर होता है। अगर क्वेश्चन में ना सिर्फ म्यू दिया हो तो आप समझिएगा कि म्यू एस म्यू के बराबर है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया हो, म्यू इज इक्वल्स टू 0.4, तो आप समझिए कि म्यू एस भी वही है, म्यू के भी वही है। लेकिन अगर म्यू एस अलग से दिया हो 0.5, म्यू के दिया हो 0.4, तो आप अलग रख लीजिएगा। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी।
पहले इतना लिखो, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे दूसरे लॉ से। चलिए वापस से हम यहां ब्लॉक बना देते हैं। ये ब्लॉक 5 kg का, और ये जो सरफेस है इसका डेटा लिख देते हैं कि इस सरफेस के लिए म्यू एस स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है। क्या होता है इस भी चर्चा करेंगे। और इस सरफेस के लिए म्यू के जो है वो 0.4 है। अगर दोनों बराबर होता तो हम सिर्फ म्यू लिखते। कैसा भी सिचुएशन हो सकता है, इसलिए हम जनरल सिचुएशन लेके चल रहे हैं, ये दोनों अलग अलग है। हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला लॉ लिखे कि फ्रिक्शन तभी लगेगा जब ब्लॉक के पास कोई एजेंट हो जो कि उसको स्लिप करवाना चाह रहा है, मूव करवाना चाह रहा है। दूसरा कि जो फ्रिक्शन होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स, इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ये फ्रिक्शन का औकात है बेसिकली, है ना। जैसे आप लोग कभी एक लिमिटिंग वैल्यू के साथ 10 घंटा ज्यादा नहीं पढ़ सकते, दैट इज द मैक्सिमम वर्क दैट यू कैन, है ना। वो आपका पढ़ने का औकात है। उसी तरह ये फ्रिक्शन का औकात होगा, और इसका फॉर्मूला दिया गया, ये होता है म्यू एस इंटू एन। क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू? म्यू एस इंटू एन। जैसे इस केस के लिए अगर हम लोग सबसे पहले हर केस के लिए आप यही करेंगे, क्या करेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल देंगे। निकालिए। इस केस के लिए हम लोग एफ मैक्स अगर निकालें तो म्यू एस इंटू एन। अच्छा, इसका एफपीडी हम लोग बनाना था हम लोग को, तो इसका वेट 50 न्यूटन नीचे लग रहा था और नॉर्मल इस पर ऊपर लग रहा था। अगर इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं है, उधर मोशन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमेशा नॉर्मल वेट के बराबर नहीं होता, ये हम लोग सीखे हैं। हमेशा नॉर्मल वेट के बराबर नहीं होता, तो हमेशा आप नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे। इस केस में नॉर्मल का वैल्यू 50 है, तो म्यू एस कितना हो गया? 0.5 इंटू एन कितना हो गया? 50। तो एफ मैक्स हो गया 25 न्यूटन। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया? 25 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन 25 न्यूटन मैक्सिमम लग सकता है, ये उसका औकात है। लगेगा कितना? आप 10 घंटा पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ते हैं ये तो अलग बात है ना, है ना। अच्छा, तीसरा है कि इफ ये लॉज, यही लॉज गवर्न करते हैं कैसे फ्रिक्शन लगेगा। इफ एफ अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड हम लोग उस फोर्स को कहेंगे जो उस ब्लॉक को स्लिप करवाना चाह रहा है। द एजेंट responsible for slipping of block। ठीक है। अगर ये जो F अप्लाइड है वो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या बराबर, F मैक्स, इस F मैक्स से क्या हो? कम या बराबर, मैक्सिमम वैल्यू से, तो क्या होगा? तब जो फ्रिक्शन होगा वो F अप्लाइड के बराबर होगा। ध्यान सुनिएगा, तब क्या होगा? जो फ्रिक्शन होगा वो F अप्लाइड के बराबर होगा। द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, द ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, एंड दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और अभी जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझिए इस बात को। फ्रिक्शन मैक्सिमम जो लग सकता है वो कितना है? यहां 25 न्यूटन, ये इसका औकात है। अब मान लो मैंने इधर एक फोर्स लगा दिया F, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स है, ये किसी की मैं बात कर रहा था। यही फोर्स इस ब्लॉक को स्लाइड करवा सकता है। अगर इस फोर्स का वैल्यू 25 या उससे कम है तब इस ब्लॉक को स्लाइड नहीं करवा पाएगा। तो इधर में हम लोग एक टेबल बना देते हैं। ये है अप्लाइड फोर्स और ये है फ्रिक्शन और ये है ब्लॉक का एक्सप्रेशन।
अगर मैं अप्लाइड फोर्स 0 लूं तो फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, ये पहला लॉ था। अगर मूव कराने वाला कोई फोर्स नहीं होगा तब फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, तब ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अगर अप्लाइड फोर्स मान लीजिए मैं 5 न्यूटन ले लेता हूं तो क्या होगा, इस ब्लॉक के पास इधर के तरफ मूव करवाने वाला फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, और फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 25 न्यूटन। कितना लगेगा, लग सकता है 25, लगेगा कितना, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन लगेगा पीछे की तरफ, ये फ्रिक्शन F कितना लगेगा, 5 न्यूटन, और ब्लॉक अभी भी रुका हुआ रहेगा। ये जो फ्रिक्शन लगाना है इसको हम लोग कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, यही लिखा है। और इस स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है और ब्लॉक रुका है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप 10 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे कितना ये तो डिपेंड करेगा जितना हम होमवर्क देंगे। मान लीजिए हमने होमवर्क दिया 4 घंटे का, तो आप कितना देर पढ़ेंगे, 4 घंटा मस्त पढ़ेंगे, उसके बाद यूट्यूब देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, सो जाएंगे। बोलो ठीक। अगर हम होमवर्क दे दे 5 घंटे का, मतलब 5 न्यूटन से मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, बोलो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन अभी भी 0, ये अभी भी इसी केस को फॉलो कर रहा है। देखिए फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर है, ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, और फ्रिक्शन किसको कैसा फ्रिक्शन कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली अगर कहें डिफाइन कीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन वह फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन वह जो तब लगता है जब ब्लॉक के पास स्लिपिंग टेंडेंसी हो, लेकिन वो स्लिप नहीं कर पाए, क्योंकि फ्रिक्शन उतना ज्यादा उसको रोक दिया। भाई 5 न्यूटन लगा फोर्स, तो इस ब्लॉक के पास स्लिपिंग टेंडेंसी तो हुआ ना 5 न्यूटन का, टेंडेंसी मतलब करने का क्षमता, 5 न्यूटन वो स्लाइड करना चाह रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर कभी डेफिनेशन आ जाए तो इधर में लिख लेते हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन is the value of friction, yeah, is that friction, static friction is that friction which acts when block has slipping tendency but it is not able to slide, but it is not able to slide। ठीक है, उस पर स्लिपिंग टेंडेंसी है लेकिन वो स्लाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक, अगर हम 15 न्यूटन कर दें तो फ्रिक्शन भी 15, ये 0। अगर हम 20 न्यूटन कर दें तो ये भी 20, ये 0। अगर हम 25 न्यूटन कर दें तो ये 25, ये 0। अब ये औकात तक पहुंच गया, हम होमवर्क बढ़ाते गए, आप होमवर्क करके आते गए, हम 9 घंटा दे दिए होमवर्क, आपने कर लिया, 10 घंटा दे दिए, कर लिया, 11 घंटे का होमवर्क देते क्या होगा, 11 घंटे का होमवर्क दे देंगे तो कहोगे कि 10 घंटा है तो हम पढ़ नहीं सकते सर। तो 2 तरह का स्टूडेंट हो सकता है, एक कहेगा कि सर हम 10 घंटा पढ़ेंगे बाकी 1 घंटा छोड़ देंगे। एक ऐसा भी हो सकता है सर 10 घंटा पढ़ें या 9 घंटा पढ़ें, होमवर्क तो कंप्लीट होगा नहीं, फिर भी आप डंडा मार दिएगा, है ना, तो हम क्यों 10 घंटा पढ़ें, हम 8 ही घंटा पढ़ के आएंगे, थोड़ा सा कम ही पढ़ेंगे। 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं ना। उसी तरह सरफेस 2 तरह का हो सकता है, एक जिसके लिए म्यू एस म्यू के बराबर, डजंट मैटर, मार खाए या ना खाए पूरा कंप्लीट पढ़ेगा, और एक बच्चे जो थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर 25 से ज्यादा लगा देंगे तब क्या होगा, तब ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, तब उसको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन के औकात से बाहर हो गया रोकना। औकात कितना था इसका, 25 न्यूटन। अब वो स्लाइड करेगा, तो उसके लिए हम लोग को फोर्थ लॉ जानना पड़ेगा। ये मेरे पास स्पेस की कमी है, पहले आप इतना लिखिए, फिर हम लोग फोर्थ लॉ पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फोर्थ लॉ, फोर्थ लॉ फ्रिक्शन का ये है कि अगर
जो F अप्लाइड हो वो F मैक्स से ज्यादा हो, मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन का म्यू एस इंटू एन से यहाँ निकाले 25 न्यूटन, इससे अगर ज्यादा हो तो ब्लॉक को चलने से आप कोई रोक नहीं सकते। दिस इंप्लाइज ब्लॉक विल स्लाइड, द ब्लॉक विल स्लाइड। अब ब्लॉक स्लाइड करेगा, अ कांस्टेंट, कैपिटल ए है ये, अ कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन will now act, और उस काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा म्यू के इंटू एन। क्या होगा समझिए, पहले हम लोग एफ काइनेटिक निकाल लेते हैं। म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना है 0.4 इंटू एन का वैल्यू 50, ये 20 न्यूटन। ठीक है, तो अगर आपने 25 से जैसे ही ज्यादा किया, मान लो 26 कर दिया, तो अब तो ब्लॉक चलेगा। जैसे ही ब्लॉक चला तो चलने से ब्लॉक चल गया अब आगे, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगता है एफ के बराबर, जो कितना है 20 के। ठीक है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, कितना होगा, इधर लग रहा है 26 और अपोज करने वाला कितना 20, तो नेट फोर्स कितना हो गया 6 बाय 1.2 मीटर पर सेकंड। तो यू कैन आस्क मी सर व्हाई दिस कोलावेरिटी, ये सडन ड्रॉप कैसे हो गया फ्रिक्शन। तो जैसा मैंने अभी कहा दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो 10 घंटा पढ़ेंगे, अगर मैंने 11 घंटा का होमवर्क दिया तो क्या करेंगे 10 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटा छोड़ेंगे। कुछ सरफेसेस ऐसे होते हैं जिनमें एस्पेरिटीज, जिनके बीच इंटरलॉकिंग हो रहा था ना, तो वो स्लाइड करने के बाद भी टूटते नहीं है, टूटते नहीं, एस्पेरिटीज टूटे नहीं, तो अभी भी इंटरलॉकिंग है, इसलिए फ्रिक्शन का वैल्यू घटा नहीं। कुछ सरफेसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, जब आप फोर्स लगाते गए बढ़ाते गए, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा कर दिए, तो ब्लॉक जब चला ना तो वो एस्पेरिटीज को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया, तो एस्पेरिटीज को तोड़ते हुए वो आगे बढ़ गया, इसलिए फ्रिक्शन क्या होता है घट जाता है। उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन घट जाता है। ठीक है, अगर एस्पेरिटीज नहीं टूटता, अब ये सब सोचना नहीं है कि सर कब टूटेगा कब नहीं टूटेगा, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर म्यू एस म्यू के अलग अलग है तो यहाँ म्यू के लगाएंगे, मतलब एफ के लिखेंगे। अगर सेम दिया हुआ है तो 25 का 25 ही रह जाता है। ठीक है, तो ये ड्रॉप होगा या नहीं होगा समझ गए, कब होगा कब नहीं होगा। अगर म्यू एस म्यू के अलग अलग है तब तो होगा, और अलग अलग नहीं है तो फिर नहीं होगा। और ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा कि म्यू के का वैल्यू कम क्यों होता है, क्योंकि जब ब्लॉक चलता है तो एस्पेरिटीज टूट जाता है। ठीक है, एस्पेरिटीज मतलब वो कॉर्नर जो नुकीला चीज निकला होता है ना ब्लॉक्स और सरफेस के बीच में, वो टूट जाता है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, मान लो आप ना एक बुलडोजर चला रहे हो, क्या चला रहे हो बुलडोजर, और रोड के बीच में वो जो होता है ना डिवाइडर, अब मान लो आपका बुलडोजर उस डिवाइडर से टच हो जाए, हल्का से टच हुआ तो बुलडोजर, वो जो डिवाइडर आपके बुलडोजर को रोक लिया। आप मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, 200 न्यूटन का फोर्स लगाते जगह गए, वो रोकते गया। एक समय आएगा जब आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे, क्या होगा वो टूट जाएगा। अब जब वो टूट गया, तो उसका तो वीकनेस हो गया बहुत ज्यादा, टुकड़े में बच जाएगा वो। तब क्या पहले जितना फोर्स लगाना पड़ेगा उस पर चलने के लिए, नहीं ना, कम ही फोर्स लगाना पड़ेगा। वही चीज है, ये बात समझ गए। अच्छा आगे बढ़िए, अगर मैं 26 से इसको 30 न्यूटन कर दूं, अभी ब्लॉक चलेगा और चल रहा है तो कौन सा फोर्स, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेट फोर्स कितना हो जाएगा 30 - 20 10। आगे चलिए और 35 न्यूटन कर दें तो ये 25 न्यूटन 10/5 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर वो 20 सॉरी ये 20 होगा, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 40 न्यूटन कर दे तो ये 20 न्यूटन, ये कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो नाउ सी दिस, इस रेंज में ये जो फ्रिक्शन था कैसा फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन।
इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज वेरिएबल, वो क्या होता है, और वो कितना होता है हम लोग देखे थे, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। बट दिस फ्रिक्शन इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वही बात देखिए हम लोग यहाँ लिखा है, कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन विल नॉट हैपन। तो कैसा है काइनेटिक फ्रिक्शन, अब देखो ये जो दो वर्ड है काइनेटिक और स्टैटिक, इसका मीनिंग ही यही होता है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, जब ब्लॉक रुका हुआ था तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको, और जब चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन ये रुका हुआ चल रहा है ये नहीं बोलते हम लोग बोलते हैं ब्लॉक जब स्लिप कर रहा है, एक्चुअली स्लिप कर रहा है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब स्लिप नहीं कर रहा है तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। लेकिन स्लिपिंग टेंडेंसी था। अभी हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखा था, क्या लिखा था, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन द ब्लॉक हैज स्लिपिंग टेंडेंसी बट इट इज नॉट एबल टू स्लिप, नॉट एबल टू स्लिप या स्लाइड, जो भी वर्ड यूज करना चाहे। काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग कब लिखेंगे, it has slipping tendency, it acts when block has slipping tendency and it is slipping, वो वाला स्लिपिंग नहीं है ना, स्लिपिंग टेंडेंसी है और वो स्लाइड कर भी रहा है, ठीक है, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अब समझ पा रहे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एक बार क्या हो रहा है, फोर्स उसको चला नहीं पा रहा था, दूसरी बार फोर्स ज्यादा है वो चला सकता है उसको, दोनों केस में फ्रिक्शन लग रहा है। पहले केस में फ्रिक्शन उसको रोक पा रहा है, उसको स्टैटिक कह रहे हैं, उसका स्लिपिंग टेंडेंसी है लेकिन वो स्लिप नहीं कर पा रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड केस में स्लिपिंग टेंडेंसी है, फोर्स ज्यादा है, स्लिप कर पा रहा है, फ्रिक्शन अभी भी लग रहा है, ठीक है, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे, वो उसको रोक नहीं पा रहा। समझ गए सब लोग, पक्का। दो ग्राफ है यहाँ पे, एक दो ग्राफ है, ज्यादा ध्यान समझिए। पहला ग्राफ जो हम बनाने जा रहे हैं वो ग्राफ है फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच का, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स। उस ग्राफ को देखिए जरा ध्यान से, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच का ग्राफ बना रहे हैं। तो जैसे जैसे देखिए अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है, और दोनों बराबर है, देखो है ना, कब तक, 25 तक, तो बराबर है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा 45 डिग्री एंगल का। और ऐसा कब तक होगा, जब तक अप्लाइड फोर्स म्यू एस इंटू एन के बराबर नहीं हो जाता। लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन का औकात था, उस समय फ्रिक्शन भी कितना हो गया, म्यू एस इंटू, याद है कोई दिक्कत। अब इसके बाद यहां से देखो, ये फोर्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, फ्रिक्शन क्या हो गया, घट गया। अब क्या हो रहा है, फोर्स तो बढ़ रहा है लेकिन फ्रिक्शन, तो पहले यहां फ्रिक्शन थोड़ा सा घट गया और उसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखो ये जो लाइन बना है ना, इस लाइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यहां आप चाहे तो इसको मिटा भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। कुछ बुक में ऐसे बनाया रहता है थोड़ा टेढ़ा, कुछ बुक में सीधा बनाया रहता है, ये कोई मीनिंग नहीं होता है। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आगे 12th में, इसको डिसकंटीन्यूअस ग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो बनाया हुआ है ऐसे लाइन का कोई मीनिंग नहीं है। ये घटा क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन घट गया था, कितना हो गया था, म्यू के इंटू एन, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन है, और क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ग्राफ समझ में आया। देखो फ्रिक्शन के साथ देखो क्या हो रहा है, पहले फ्रिक्शन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ा, उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ घटा और फिर कांस्टेंट हो गया, वही बताया। लेकिन ऐसा कब होता है, जब म्यू एस और म्यू के बराबर नहीं, अलग अलग होगा। मतलब ये ग्राफ तब होगा जब म्यू एस और म्यू के बराबर नहीं है। अगर हम फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच ग्राफ बनाए जिसमें म्यू एस और म्यू के बराबर है, तब कैसा ग्राफ होगा बताओ, ये इंक्रीज करेगा और फिर यहीं से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, म्यू इंटू, तब उसको हम लोग म्यू कहते हैं, तब म्यू इंटू एन, और ये एंगल कितना, 45 डिग्री। अगर म्यू एस म्यू के बराबर हुआ तब उसको सिर्फ हम लोग म्यू कहेंगे। क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर हम आपसे ग्राफ पूछे, कहां बना, जगह है, ये पार्ट दिख रहा है आप लोग, उसमें कैमरा में दिख रहा है। अगर हम लोग ग्राफ बनाए
एक्सलेशन और अप्लाइड फोर्स के बीच। किसके बीच? एक्सलेशन और अप्लाइड फोर्स के बीच। तो देखिए पहले एक्सलेशन क्या है? कब तक? जब तक अप्लाइड फोर्स म्यूएस इंटू एन नहीं होता तब तक एक्सलेशन क्या है? उसके बाद एक्सलेशन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया? एक्सलेशन और फोर्स। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। इस ग्राफ को नोट कर लीजिए, ये सारी बातें नोट कर लीजिए। और यहां हम लोग आज सीख लिए कि फ्रिक्शन होता क्या है, बस डेफिनेशन जाने। अभी हम लोग क्या जाने से फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि स्लिपिंग को अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वी डिस्कस सम लॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या क्या लॉ? पहला लॉ, अगर ब्लॉक के पास कोई एजेंट नहीं जो उसको चलाना चाह रहा हो, स्लिप करवाना चाह रहा हो, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इवन दो फ्रिक्शन है सरफेस में लेकिन नहीं लग रहा है। क्यों लगता है फ्रिक्शन? बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग बिटवीन द एस्पेरेटस। दूसरा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का औकात क्या होता है? म्यूएस इंटू एन के बराबर। म्यूएस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर हम लोग पढ़े कि जो एजेंट है जो फोर्स चलाना चाह रहा है ब्लॉक को, अगर उस फोर्स का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के जो मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको हम लोग फ्रिक्शन का औकात कह रहे हैं, एफ मैक्स म्यूएस इंटू एन, उससे अगर कम रहा या बराबर रहा तो ब्लॉक नहीं स्लाइड करेगा, ब्लॉक सरफेस पे ही रहेगा, फ्रिक्शन लगेगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर लगेगा। इस फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक। तीसरा बात, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू से ज्यादा हुआ तब ब्लॉक स्लाइड करेगा, तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और वो कांस्टेंट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है हमेशा। ब्लॉक चल गया, एक कांस्टेंट फ्रिक्शन लगते रहेगा। क्लियर? So this completes our first lecture. Thank you for being with us. Have a great day.